माता की। अब ये बात हुई, ये मामला जमा। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री विवेकानंद मिश्र, जिला प्रभारी डॉक्टर समीर सिंह, श्री सेतु नारायण जी राय लोकसभा प्रभारी, श्री इंजीनियर केडी चौधरी लोकसभा संयोजक, श्री अजय सिंह विधायक, श्री संजय चौधरी जिला पंचायत अध्यक्ष, श्री यशकांत सिंह पूर्व जिलाध्यक्ष, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी श्री अनिल सिंह जी, श्री सुनील सिंह जी, और हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता जिनके साथ मैंने काम किया है ऐसे श्री विजय सेन सिंह जी, राजकिशोर सिंह जी, श्री पवन प्रसादन जी, श्री दयाराम जी चौधरी पूर्व विधायक, श्री चंद्र प्रकाश जी शुक्ल, श्री रवि सोनकर जी, नाम बहुत है भाई क्षमा करिएगा, और यहां मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों। जब मेरा कार्यक्रम यहां पर लगा, मुझे ऐसा लग रहा था कि पैर में चोट लगने के कारण शायद मैं सार्वजनिक सभा को संबोधित नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैंने फैसला किया कि एक नौजवान नेता हरीश द्विवेदी के लिए जाना है, इसलिए मैंने इस कार्यक्रम में आने का फैसला किया। बहनों भाइयों, घर की मुर्गी साग बराबर होती है। मैं समझता हूं आपके लिए भी हरीश दुबे लगता होगा, बस हरीश द्विवेदी बस वैसे ही हैं जैसे कि आप सब सभी लोग हैं वैसे ही। लेकिन हरीश द्विवेदी की सराहना मैं इसलिए करना चाहता हूं, भारत की संसद में चाहे क्षेत्र की समस्याओं को प्रभावी आवाज देना हो अथवा देश की समस्याओं को प्रभावी आवाज देना हो, तो आपके ही प्रतिनिधि हरीश द्विवेदी बराबर बहुत ही प्रभावी भूमिका का निर्वाह करते हैं। इसलिए मैं हरीश द्विवेदी के लिए आया। और दूसरा कारण यहां आने का यह है कि आप देख रहे होंगे 10 वर्षों से हम लोग यहां पर सरकार चला रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में। इसके पहले भी बहुत सरकारों को काम करते हुए आपने इस आजाद भारत में देखा है। लंबे समय तक किसी एक राजनीतिक पार्टी ने इस हिंदुस्तान में हुकूमत की है, वह कांग्रेस पार्टी है। और 10 वर्षों से बीच में हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी 4-5 वर्षों के लिए यहां पर प्रधानमंत्री थे। उनके शासनकाल में जो कुछ भी हुआ आप सबको अच्छी तरह जानकारी है। यदि हिंदुस्तान में चौड़ी चौड़ी सड़कें बनने का सिलसिला यदि किसी ने प्रारंभ किया था तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही प्रारंभ किया था, और उसी काम को हम लोग इस समय आगे बढ़ा रहे हैं। मोदी जी का यहां तक प्रश्न है, 10 वर्ष हो गए। बहनों भाइयों, कोई कह सकता है कि मोदी जी ने फला काम कर दिया, फला काम छूट गया। यह तो कोई भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हो उसके साथ यह हो सकता है, लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, और मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं, मेरी बात यदि कोई गलत हो आप अखबार के पन्नों पर लिख देना। हमारी गलती होगी जिसे मैं स्वीकार कर लूंगा, क्योंकि जिंदगी में हमने राजनीति की है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आंख डालकर मैंने राजनीति की। इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। आपके क्षेत्र में बहुत सारे सेना के अधिकारी, सेना के जवान हैं। आपके जनपद में भी विदेशों में जाने वाले लोग भी बड़ी संख्या में, उनसे पूछिएगा आज के 10 साल पहले वो विदेशों में जाते थे, भारत के प्रति क्या धारणा विदेश में रहने वाले लोगों की थी। 25 वर्षों से विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बराबर मुझे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ में भी मुझे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। 10 साल पहले वो हालात हमने देखे थे जब भारत के किसी नेता को बोलने का समय होता था, दुनिया के बहुत सारे देश कहते थे भारत बोल रहा है, चलो चाय वगैरह लेने के बाद, नाश्ता वास्ता करने के बाद फिर मीटिंग में आएंगे। यानी भारत के बारे में यह धारणा थी। भारत एक कमजोर भारत माना जाता था, भारत एक गरीब भारत माना जाता था। लेकिन बहनों भाइयों, आपका सीना चौड़ा होना चाहिए। आज यदि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह दुनिया में भारत की हैसियत। हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए हम राजनीति करते हैं, यह बिल्कुल आप सबों से करने के लिए आया। मनुष्य मनुष्य ही है, गलतियां उससे हो सकती हैं, लेकिन यहां देश का सवाल है। और यहां तो हमारे सेना में काम करने वाले जवानों की एक अच्छी खासी शहरिस्त, एक अच्छी खासी संख्या इस क्षेत्र में है।
इसलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। और आप पढ़े लिखे लोग हैं, इधर भी जो खड़े हैं सब सारे पढ़े लिखे लोग हैं। आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे, लगभग 2 साल से अधिक का समय हो गया, दुनिया के 2 देश हैं, रूस और यूक्रेन। दोनों के बीच इस समय संघर्ष चल रहा है। यूक्रेन की तरफ से भी मिसाइल चल रही हैं, रूस की तरफ से मिसाइल, बम, तोप, गोले, बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं। जब यह सिलसिला युद्ध का प्रारंभ हुआ तो हमारे भारत के लगभग 30,000 बच्चे, 30,000 बच्चे यूक्रेन में पढ़ते थे। कोई डॉक्टरी पढ़ रहा था, मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, कोई इंजीनियरिंग की, कोई मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था। उनके माता पिता जो भारत में थे, उनको इस बात की चिंता हुई, क्या होगा हमारे बच्चों का? रूस से चलकर कोई मिसाइल, बम, तोप जहां हमारे बच्चे रहते हैं वहां गिर गई तो हमारे बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन उन लोगों को इस बात का विश्वास है कि इसका विश्वास था कि इसका समाधान यदि कोई दे सकता है तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी दे सकते हैं। और मैं उस घटना का प्रत्यक्ष साक्षी हूं, साथ बैठने वाला हूं। हमने देखा है मेरे बहनों भाई कि प्रधानमंत्री ने यह जानकारी प्राप्त होने के बाद, प्रतिनिधिमंडल के वहां से जाने के बाद चटपट रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन को टेलीफोन मिलाया और यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से टेलीफोन मिलाया। और आपको जानकर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए, 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और हमारे 22,000 से अधिक बच्चे यूक्रेन से चलकर भारत आ गए। और बहनों भाइयों, मैं जानता हूं गांव के रहने वाला जो गरीब है, जिस पसीना बहाता है, जिनकी कम आमदनी है, ये लोग केवल अपने परिवार के लिए नहीं जीते हैं। परिवार के लिए हम हो, आप हो, सब जीते हैं। लेकिन यहां देश की आवश्यकता होती है, वहां अपने प्राणों को भी न्यौछावर करने की आवश्यकता होती है, तो लोग इसे तैयार रहते हैं। क्या है हमारे भारत का इतिहास? चंद्रशेखर आजाद, 26 साल की जवानी, मां कहती थी बेटा शादी कर लो, लेकिन नहीं, आजादी हासिल करनी है। और कैसी स्वाभिमान की भावना थी। साधारण परिवार के चंद्रशेखर आजाद थे। बराबर माता पिता कहते रहे नौकरी करो, कमाओ, खाओ, कुछ करो। तो उन्होंने कहा था जब तक भारत माता के पैरों में गुलामी की बेड़ियां कटी पड़ी हुई हैं, तब तक मैं चैन से नहीं रह सकता। कैसे स्वाभिमानी थे। इसी इलाहाबाद, आपके बगल में इलाहाबाद के कंपनी गार्डन में अपने रिवाल्वर की गोलियों से अपने दुश्मनों को भूनते भूनते, अंग्रेजों को भूनते भूनते, जब रिवाल्वर में अंतिम गोली शेष बची, उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी कि कहीं विदेशियों के रिवाल्वर की विदेशी गोली हमारे शरीर में प्रवेश कर हमारे शरीर को नापाक न कर दे। तो राष्ट्रीय स्वाभिमान के धनी चंद्रशेखर आजाद ने अपने ही रिवाल्वर की अंतिम गोली अपने सीने में दाग लेने का काम किया था। तब जाकर बहनों भाइयों यह देश आजाद हुआ। अशफाकुल्लाह खां की यही कहानी। देश में यदि हिंदुओं ने अपना योगदान दिया है तो भारत की आजादी के मुस्लिम समाज ने भी दिया। धर्म के आधार पर, जात के आधार पर समाज को बांटकर हमने राजनीति की है, न हमारी पार्टी कभी करेगी। 21 साल की जवानी थी। मां कहती थी शादी करो, शादी करो। अंग्रेजों की हत्या करने के मामले में फांसी की सजा हो गई। फांसी के तख्त पर ले जाया गया। मजिस्ट्रेट ने पूछा, बोलो अशफाकुल्लाह, तुम्हारी अंतिम मुराद क्या है? तो उसने कहा, मेरी मां की अंतिम मुराद थी कि मैं शादी कर लूं, लेकिन भारत आजाद होना चाहिए, यह तड़पन मेरे अंदर थी, इसलिए मैंने शादी नहीं किया। लेकिन आज जाकर मेरी मां तक यह संदेश पहुंचा दो, तुम्हारा बेटा अशफाकुल्लाह आज फांसी के तख्त पर खड़े होकर अपनी शादी रचाने जा रहा है और अपनी मुराद पूरी करने जा रहा है। तब भारत आजाद हुआ है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, बहनों भाइयों, मैं कहना चाहता हूं समाजवादी पार्टी का यहां तक प्रश्न है। सपा, कुछ दिनों के बाद पूछेंगे सपा का मतलब क्या होता है, छोटे बच्चे बताएंगे समाप्त पार्टी।
और आप लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं, आप लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं। 2014 में आप लोगों ने समाजवादी पार्टी की साइकिल का चेन उतार दिया। 2017 में भी वह चेन नहीं चढ़ पाया, योगी जी मुख्यमंत्री बने। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी आप लोगों ने साइकिल पर चेन नहीं चढ़ने दिया, साइकिल जहां थी वहीं थी। 2022 में भी यही हुआ। और बहनों भाइयों, आपको भी पक्का विश्वास होगा कि अब साइकिल पर चेन नहीं चढ़ने वाली हुए, अब उस पर जंग लग चुका है। और कांग्रेस की जहां तक हालत है, कांग्रेस की हालत दिनों दिन पतली होती जा रही है। लेकिन हम लोग चाहते हैं स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में कुछ तो ताकत होनी चाहिए। दिनों दिन समाप्त होते जा रहे हैं। यह हालत हो गई। ये लगता है कि आज के 10 साल के बाद यदि बच्चों से लोग पूछेंगे कांग्रेस कौन थी, कांग्रेस जानते हो, तो बच्चे कहेंगे कौन कांग्रेस। जैसे सारी दुनिया से डायनासोर लुप्त हो गया है मेरे बहने भाइयों, मुझे लगता है कांग्रेस भी भारत की राजनीति से लुप्त होने जा रही है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आपका भरपूर सहयोग चाहिए, आपका भरपूर संबल चाहिए। और यदि कांग्रेस के दोस्त कहीं पर मेरी बात सुन रहे हो तो उनसे मैं यह भी कहना चाहूंगा, मेरी बात गलत हो चिट्ठी लिख देंगे, मैं जवाब दूंगा। कहते हैं झूठ बोलकर राजनीति करना चाहते हैं, कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो आरक्षण समाप्त कर देंगे। ये देश को कहां ले जाना चाहते हैं? बहनों भाइयों, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता किसी ने दी है आजाद भारत में, तो हमारी सरकार ने दिया है और किसी दूसरे ने नहीं दिया। और जिनको सवर्ण कहते हैं, आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े हैं, उनको भी 10% का आरक्षण यदि किसी ने दिया है तो हमारी सरकार ने दिया। झूठ बोलकर ये राजनीति करते हैं। धर्म के आधार पर, हिंदू मुसलमान के आधार पर बराबर इन्होंने देश को बांटा है। अब हम 3 तलाक को समाप्त कर देते हैं तो ये लोग कहते हैं देखिए ये मुसलमानों का धर्म का मामला है, ये भाजपा वाले उस मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं। मेरी बात भी सुन लीजिए, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, जो भी भारत का नागरिक है, उसकी मां बहन बेटी वो हमारी भी मां बहन बेटी है। बहनों भाइयों, उसके साथ यदि कोई जुल्म होगा तो पूरी ताकत के साथ हम खड़े रहेंगे, सरकार बने या भाड़ में। सरकार बनाने के लिए हम राजनीति नहीं करते हैं, देश बनाना है हमको, हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। कहते हैं ये आएंगे तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। बहनों भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस देश में चुनाव हार जाने के बाद किसने इमरजेंसी लगाई थी? लोकतंत्र का गला किसने घोटा था? मैं चाहता हूं आप लोग बतलाइए मुझे किसने घोटा था। कांग्रेस ही उस समय। अब वो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। धारा 356 के अंतर्गत